नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां रेस है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में बिहार के छपरा में हुए विवाद पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी प्रतिक्रिया जो है वो आज सामने आई है। नहीं, हम लोगों ने जांच के लिए कहा है कि यदि कोई पुलिस वाला, यदि वो लालू जी का अंगरक्षक हो, राबड़ी देवी जी का अंगरक्षक हो, इसकी जांच होनी चाहिए। और क्यों जाएगा कोई? इतने लोग, इतने पुलिस वाले कैसे घूम रहे उनके साथ? यह जांच का विषय। और यहां भी अभी शिकायत हमें मिली है कि पाटलिपुत्रा में भी लालू जी के अंगरक्षक और राबड़ी देवी के अंगरक्षक मीसा भारती के साथ घूम रहे। ये सारे चीजों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जांच करने के बाद तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। और बूथ पर, एक ही बूथ पर यदि कोई 2 बार कैंडिडेट जाकर बूथ को डिस्टर्ब करता हो, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, एक चीज बताइए आप हमको, आप बूथ पर डिस्टर्ब करने वाले कौन होती हैं? आप यदि उम्मीदवार हैं तो शांतिपूर्ण मतदान होने चाहिए। पूरे जिले में कहीं भी इस तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी। सिर्फ उसी बूथ पर, जिस बूथ पर रोनी आचार्य गई और वहां पर 2-2 बार गई और बूथ को डिस्टर्ब किया, लोगों को भड़काने का काम किया, लोगों के साथ तू मैं करने का काम रोनी आचार्य ने किया है। तो इस पर कार्रवाई होगी, जांच की प्रक्रिया चल रही है। ये पार्टी की कार्रवाई है। पार्टी स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी के स्तर पर ऐसी कार्रवाई होती है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा के नेता जो है वो लगातार यही दावा करते नजर आ रहे हैं कि अब की बार 400 पार का जो नरेंद्र मोदी का नारा है वो जरूर पूरा होगा। चूंकि जिस तरीके से जनता का प्यार लोगों को मिल रहा है, ऐसे में गोवा के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता प्रमोद सावंत ने कहा कि उन्होंने जहां भी लोगों से मुलाकात की है वो जो है वो स्वाति लोगों का जो प्यार और समर्थन है वो मिल रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली में लोगों से मिलता हूँ, वे मुझसे पूछते हैं कि 9 दिनों से स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। हालांकि भाजपा के नेता जिस तरीके से जीत का दावा कर रहे हैं, वैसे ही स्वाति मालीवाल मामले को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं 3 दिन से दिल्ली में हूं, दिल्ली का प्रचार कार्य में जुड़ा हुआ हूं। मैं दिल्ली में लोगों को मिलता हूं, खास करके मेरे भाई और बहनें को जो दिल्ली में प्रचार दौरान मुझे मिलते हैं। उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा कि 9 दिन से ये जो स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ भी क्यों नहीं बात कर रहा है, वो चुप क्यों बैठा है, उस किस कारण चुप बैठे हैं। उन्होंने कुछ तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से जो स्वाति मालीवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना वो खुद सब कुछ बता देता है। अभी आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी बची नहीं है। दिस इज एन एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी हो गई है। इट इज एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी बन गई है। जो उन्हीं की एक सांसद 20 साल से केजरीवाल की सहयोगी और मुख्यमंत्री के 120 करोड़ के शीश महल पर उनके उत्पीड़न होता है, उनके ऊपर एक अत्याचार होता है और खुद उस घर के मुखिया, यानी वो तो गवर्नमेंट हाउस, गवर्नमेंट बंगलोज है और उसमें जो उत्पीड़न होना और उसके ऊपर जो सीएम कुछ न बोलना, वो कुछ भी बात न करना, ये तो बहुत ही बेशर्मी जैसी बात है। मुझे लगता है कि उन्हीं के जो संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे जो सीएम हाउस में उत्पीड़न हुआ है उसके ऊपर, यानी स्वाति मालीवाल के ऊपर वो एडमिट भी कर लेते हैं और इसी के ऊपर 3 दिन के बाद केजरीवाल इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये उनकी खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और 3 दिन के बाद जब फिर विभव कुमार जो केजरीवाल के पहले पीए रह चुके थे,
उनको खुद केजरीवाल अपने गाड़ी में लेके सीएम हाउस से लखनऊ लेके जाते हैं, ये क्या दर्शाता है? मुझे लगता है कि केजरीवाल खुद होके इस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए स्वाति मलिवाल पर प्रेशर डाल रहे हैं और इसी तरह से उन्होंने सोनी मिश्रा जी के मामले में भी किया था। तब सोनी मिश्रा जी ने नरेला के आम आदमी के विधायक के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन केजरीवाल द्वारा कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह के बाद उसने आत्महत्या को मजबूर होना पड़ा। स्वाति मलिवाल को एक पूर्व पीए जो उत्पीड़न करता है और विभव कुमार यानी किस हैसियत से जो सीएम हाउस पे रहता है, इसका भी आंसर मुझे लगता है केजरीवाल ने देना पड़ेगा। समझो विभव कुमार का कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो खुद यानी अपने मोबाइल का फॉर्मेटिंग क्यों करता है, ये उन्होंने बताना पड़ेगा। जब दिल्ली पुलिस इंक्वायरी के लिए सीएम हाउस पे जाती है तो सीएम हाउस वहां के सीसीटीवी फुटेज जब ब्लैंक फुटेज क्यों देती हैं? जब वह गुमराह करने की बात सीएम हाउस से हो गई है, जो पेन ड्राइव पे यानी ब्लैंक फुटेज देने वाली वहां की सीसीटीवी फुटेज यानी पूरी गायब कर देना, ये क्या दर्शाती है? मुझे लगता है कि इस तरह से सीएम हाउस में सीसीटीवी फुटेज गायब करना यानी खुद विभव कुमार को वहां पे यानी छुपा के रखना, ये सब कुछ यानी इस केस में यानी बिल्कुल उनका विभव कुमार का लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम नेता जो हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी ने कहा कि मैं सब जगह जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, लोगों का प्यार और सम्मान जो है वो भाजपा को मिल रहा है। तैयारियां बहुत बढ़िया चल रही हैं। जितने भी कोशिश करके जितने भी मेरे क्षेत्र में गांव पड़ रहे हैं, मैं सब जगह जा रहा हूं और जनता का बहुत बहुत स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत जन समर्थन मिल रहा है। और इस बार निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आएगी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और यह निश्चित है कि 400 के पार सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो है वो खुल करके कांग्रेस पार्टी का विरोध करते हर एक मंच से नजर आते हैं। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन है। उन्होंने मोदी जी को झूठों का सरदार कहा है। ये झूठों का सरदार कौन है? देश से लगातार आजादी के बाद से सत्ता में रहने के बाद झूठ तो कांग्रेस बोलती है। कांग्रेस तो झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। जब भी कांग्रेस की सरकार रही, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले के उन पर आरोप लगते रहे, लेकिन मोदी जी के खिलाफ एक भी आरोप नहीं है। उनके पास मुद्दा ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जितना मोदी जी ने काम किया 10 साल में, वह 60 साल में भी नहीं कर सके। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए जो कदम उठाए गए, अगर उसका एक एक कदम आगे बढ़ते तो 60 साल में देश भ्रष्टाचार मुक्त होता, विकासशील से विकसित होता। लेकिन विकसित भारत का स्वप्न देखने का भी उनको साहस नहीं हुआ और माननीय नरेंद्र मोदी जी 2047 तक विकसित भारत की दे दिया है डेडलाइन की, इस तारीख को। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पूंछ की, जहां पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती जो है वो पहुंची हुई थी। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग, खासकर नौजवान तबका भाजपा से नाराज है। पीडीपी जम्मू कश्मीर, आप यहाँ पे अपने पॉलिटिकल दौरे पे पूंछ में इलेक्शन जो पोलिंग है वो 25 तारीख को होने जा रही है। हाँ मोहतरमा, ये बताइए कि इस वक्त जो इससे पहले फेज हो चुके हैं कश्मीर के अंदर, एक बड़ी अच्छी परसेंटेज देखी गई है, खास करके जो 2 दिन पहले का मैं कहूँ 7% पोलिंग होगी। आप इसको किस नजर से? बिल्कुल इस नजर से देखते हैं कि जो कश्मीर के लोग हैं, खासकर नौजवान तबका बहुत नाराज है बीजेपी से और वो अपनी नाराजगी का इजहार वोट के जरिए करना चाहता है। वो नई दिल्ली को एक मैसेज देना चाहता है कि जो आप कर रहे हो, जो आपने किया हमसे, तो कहते हैं ना जुल्म का जवाब वोट किससे, क्योंकि पत्थर से कुछ नहीं मिल सकता है,
बंदूक से कुछ नहीं मिल सकता है, और आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो आम खाम, जैसे पूरे मुल्क के अंदर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, कश्मीर में आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, तो आप करें तो करें क्या? तो उनको लगता है वोट ही एक जरिया है जिससे आप जवाब दे सकते हो बीजेपी की जातियों का। इसको ऐसा देखा जाए कि जो एब्रोगेशन ऑफ 370। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी जो हैं वो लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इस बीच अरविंद केजरीवाल पर भी अपनी भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने कई सारी चीज़ों को लेकर के केजरीवाल पर अपनी बातों को रखा है। वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को हराना है? वो ये नहीं क्यों नहीं कहते हैं कि जो देश को लूट रहे हैं, स्वयं अरविंद केजरीवाल जी वो घोटाला करके जेल में हैं, तो वो भ्रष्टाचार को क्यों नहीं हराने की बात कर रहे हैं? रिंकिया के पापा का मतलब क्या हुआ कि बेटी का पिता, ये बेटियों के पिता को हराने में क्यों लगे हैं? हम तो बेटियों के माता पिता को जिताने में लगे हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी कन्हैया कुमार के साथ जा करके उनके अंदर से जो उनके ऊपर भारत के तोड़ने की साजिश रचने का जो खुमार चढ़ा है, उसके आगे अब वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। इस देश में बेटी पढ़ाओ होना चाहिए। आप मनोज तिवारी को हराने जिताने की बात कर लो, रिंकिया के पापा मतलब बिटिया के पापा, आप बेटियों के पिता के बहुत लंबे समय से दुश्मन हैं। आप तो बेटियों के भी दुश्मन हैं। आपके घर में एक बेटी को पीटा जाता है, स्वाति मालीवाल को उनके घर में गिरा करके पटक पटक के मारा जाता है और वो मारने वाले के साथ खड़े होते हैं। तो इस देश में बेटियों का सम्मान करना सीखना है तो नरेंद्र मोदी जी से सीखो। अरविंद केजरीवाल, कन्हैया कुमार, ये लोग अब इनके साथ आम आदमी पार्टी का भी कार्यकर्ता नहीं है, इनके साथ कांग्रेस का भी कार्यकर्ता नहीं है। ये राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का जोड़ है और सारे कार्यकर्ता नीचे से खिसक गए हैं। जो थोड़े बहुत घूम भी रहे हैं ना, वो बटन दबाने वाले हैं कमल का, क्योंकि उनके साथ धोखा किया है अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने। एक दूसरे को गाली देते रहे, आज मिल गए हैं। तो बेटियों का पिता जीतेगा और देश का टुकड़े टुकड़े करने वाला हारेगा। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में अपने पीडीएम गठबंधन पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो भी हमसे मुकाबला कर रहा है उससे मुकाबला होगा। प्रयागराज में आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रतापगढ़ भी जा रहे हैं। जो आपका पीडीएम गठबंधन है उसको कहाँ देखते हैं और किससे मुकाबला है आपको? मुकाबले में जो भी हमसे मुकाबला कर रहे हैं उनसे मुकाबला होगा। तो हमारी कोशिश यही है कि पीडीएम के जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उनको कामयाब किया जाए। उसके लिए हम इलेक्शन की कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं और अब तक जो रिस्पांस मिला है बड़ा पॉजिटिव मिला है, हौसला अफजा है और हमको यकीन है कि इंशाल्लाह वो लोग आवाम के साथ से उनको कामयाबी मिलेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर जो है वो प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और साथ ही अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए भी वो कई सारी चीज़ों को रखते नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब से वो बाहर आए हैं तब से जग हंसाई हो रही है। गिरफ्तार किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया, उनको वोट देंगे तो फिर जेल में नहीं जाना पड़ेगा। और उसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर वोट देंगे, आप बीजेपी को वोट देंगे तो हम लोग जेल में जाएंगे, सभी लोग नहीं देंगे हम लोग बाहर आएंगे। जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं और अंतरिम राह पर वो भी कंडीशनल बेल लेकर आए हैं, तब से जग हंसाई हो रही है। कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। एक भ्रष्ट आदमी जो भ्रष्टाचार के चलते जेल में था, जिसका उप मुख्यमंत्री, जिसका स्वास्थ्य मंत्री, जिसका शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, जेल मंत्री सब जेल में है और खुद जेल में था, अब दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं।
कि अगर वोट डालोगे तो मुझे रिहाई मिलेगी। अरे भाई, तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, सबूत तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें फिर जेल जाना पड़ेगा। भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी 2 तारीख को जेल जाएंगे, और हंस हंस के का खुशी मनाई उन्होंने। और ये जाके हेमंत सोरेन जी को कह रहे हैं, जो एक और भ्रष्टाचार के चक्कर में, जो रक्षा मंत्रालय की जमीनों पर भी जिनकी नजरें रहती हैं, कांग्रेस रक्षा सौदे में दलाली खाती थी, ये उनके भ्रष्टाचार की बात करते करते राजनीति में आए और खुद भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। आज भ्रष्टाचार का नाम लेते हैं तो सीधा अरविंद केजरीवाल का नाम आता है और कांग्रेस पार्टी का नाम आता है। और ये ज्ञान बांटना बंद करें, 2 तारीख का इंतजार करें, फिर जेल इनको जाना होगा और कोर्ट में बताना होगा आखिरकार शराब में दलाली क्यों खाई, शराब घोटाला क्यों किया। वहीं पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह ने जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। साथ ही कहा कि ममता बनर्जी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वह प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या नहीं आई क्योंकि वह अपने वोट बैंक से डरती हैं। प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका निमंत्रण ये ममता दीदी को दिया गया। ममता दीदी को भी कहा, आइए दीदी, राम तो सभी का है, आप भी आइए, मगर वो नहीं गई भाई। प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं गई। क्यों नहीं गई मालूम है आपको? मालूम है? चलो मैं बताता हूं। ममता दीदी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डरती है, वोट बैंक से डरती है। काठी वालों, आप लोग उसकी वोट बैंक नहीं हो। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है क्या? कौन है मालूम है? चलो ये भी मैं बता देता हूं। उसकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए है, उनके डर से वो नहीं गई। मगर मैं बताता हूं, हम एक घुसपैठियों से नहीं डरते हैं। ममता दीदी विरोध करती रह गई, हमने सीएए पारित किया और हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देने का रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने खोल कर रख दिया। भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव को लेकर के 5 चरण जो है वो समाप्त हो चुके हैं और अब छठे चरण की बारी है, जो कि 25 मई को है, और उसके बाद 1 जून को जो है वो 7वें चरण का मतदान है। तो ऐसे में एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि इन 5 चरणों में जिस तरह से मतदान हुआ है, हम लोग 300 से 350 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। पहले तो इनके पार्टी के दूसरे नेता थे, अब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, जिस तरीके की हम लोग इन 5 सीटें इन 5 चरणों में जिस तरीके से मतदान हुआ है, 300 से 315 तक का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। अब 25 तारीख वाला और 1 तारीख वाला मतदान, इसमें हम लोग यकीनन 400 का भी आंकड़ा पार करेंगे। और अगर इस बार पूरा एनडीए मिलकर इतिहास में सबसे बड़ी संख्या के साथ केंद्र में सरकार बनाता है, तो उसमें भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस अपने ऑल टाइम लो पर अगर जाती है तो उसमें भी किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ऐसे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब वो बौखलाहट उनके अंदर भरती जा रही है, अपनी सीटें कम होता दे। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे तेजस्वी यादव की। दरअसल बीजेपी की ओर से भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है वो पार्टी से निकाल दिया है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह भाजपा का मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो ये हमारा मुद्दा थोड़ी, इससे हमको क्या लेना देना। तो भाजपा का मैटर है, उनका मैटर हो जाए। अब इस पे क्या टिप्पणी कर सकते हैं।
ये सब तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रही है। चिराग पासवान ने कहा है कि चौथे फेज तक 300 और पांचवें छठे फेज तक 4 से ज्यादा चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था। वहीं दूसरी ओर वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी बीजेपी की ओर से पवन सिंह को भाजपा से निष्कासित किए जाने पर अपनी बातों को रखा। वाराणसी में कहा है कि इंडिया गठबंधन वो महिलाओं को आरक्षण का विरोध करती है, अगर सत्ता में आती तो महिलाओं को विरोध करती है। देखिए, अभी भी मोदी जी हम विपक्ष के ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं। अब बताइए, 27 सालों में 17 साल से एनडीए का सरकार है, 7 साल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार रहा, 10 साल से मोदी जी का सरकार है। उनको अगर आरक्षण करना है तो करना चाहिए था। ये खाली बोलने की बात है। अभी उनको अपना हिसाब किताब देना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने कहा, अभी मोदी जी बड़ा सीना तान करके 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी का गारंटी है। अब बताइए, ये गारंटी किनका था? जो विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में पैसा देंगे, ये गारंटी किसका था? हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, ये गारंटी किनका था? गरीब का पक्का मकान बना कर देंगे, ये गारंटी किनका था? किसान को आय दुगुना करेंगे, ये गारंटी किनका था? तो ये अपने गारंटी जो इन्होंने वादा किया उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी भी विपक्ष को टार कर रहे हैं। हमने कहा ना, 27 सालों में मैक्सिमम 17 साल आप सत्ता में हैं। आप देखना चाहिए, आपको करना चाहिए महिला का। हम लोग तो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी बिहार में जाति आधारित गणना करा के और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। ये काम आप भी कीजिए। हम कह रहे हैं ना, हम लोग जब सरकार में थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारत सरकार में मोदी जी से जाके मिले थे और हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि पूरा देश में जाति आधारित गणना हो, ताकि पता चलेगा किनका कितना संख्या, उस हिसाब से उनका संख्या मिलना चाहिए। ये मोदी जी झूठ बोलने वाला काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास जो है ना, ये बकवास वाला बात है। मोदी जी अभी बताइए, 17 को सीट बीजेपी लड़ रहे हैं। 17 सीट में से 7 सीट SC ST OBC को दिए हैं, जिसका 90% आबादी है, और जिनका 10% आबादी है उनको 10 को सीट दी है। ये कहीं ना कहीं कहाँ क्या दिखा रहा है? डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। सबका साथ सबका विकास कहाँ दिख रहा है? तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में जाति आधारित गणना कीजिए और जिनका जितना हिस्सेदारी है उनको दीजिए, किसी का कोई हकमारी ना करे। तो ये सब तो हमारा अहम है, लेकिन ये लोग करना ही नहीं चाह रहे। पवन सिंह ये दिखाने के लिए किए हैं। दरअसल बात था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगाना है, ठीक है। तो हम पहले भी कह चुके ना, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने कहा ना, उनको ऑफर किया गया था महागठबंधन से चुनाव लड़ लीजिए। अब पता चला कि बीजेपी का सीट है सामने, तो वो पीछे हट गया। तो बीजेपी से कितना नजदीकी है ये जग जाहिर है। और हाँ, गेम है। उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगा के कुशवाहा समाज का जो नेता है उनको खत्म करके, और वो चाहते हैं कि ये चुनाव खत्म होगा और चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि बीजेपी में सदस्यता ले लीजिए, बीजेपी में आ जाइए और फिर आपको कुछ बना देंगे, वरना आप उम्र भी हो चुका है तो आप घर पे रहिए। तो ये एक साजिश है। सिर्फ उनको ही नहीं, चिराग पासवान जी को भी ठिकाना लगा दिए हैं। हाजीपुर से चिराग जी भी हार रहे हैं। अब मोदी जी कहे ना, हम चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, हम स्वर्गीय पासवान जी के लिए आए हैं। चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए, ये तो जीत ही रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे भी ठिकाना लगा दिया। और ये कुछ ऐसे नहीं चाहता है गरीब पिछड़ा OBC SC ST का बच्चा आगे बढ़े। हमारे साथ किया, हमने क्या किया? हमने क्या उसका ले लिया? हम राजनीति कर रहे, संघर्ष करके 4 विधायक बनाए। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि निषाद को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में मिले, इसके लिए यूपी तक हम लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे। हमारा विधायक ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। अभी हमने थोड़ा सा कड़क क्या बोल दिए, आईना दिखा दिए, सुरक्षा वापस ले लिया। तो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा समाज का बच्चा आगे बढ़े, ये खत्म करना चाहता है। वहीं जमा खान जो है, उन्होंने भी पवन सिंह को भाजपा से निष्कासित किए जाने पर अपनी बातों को रखा। बीजेपी ने
पार्टी विरोधी गतिविधि को देखते हुए पवन सिंह को निष्कासित कर दिया है बीजेपी ने पार्टी ने। खरा काट हाँ तो है ही है। तो पार्टी की गतिविधियां सही नहीं रहेगी तो यही ना होगा, किसी भी पार्टी में होता ही है। जब पार्टी चुनाव लड़ा रही है, एनडीए चुनाव लड़ रही है और एनडीए के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर अब समझ लें पार्टी को काम नहीं कर रहे हैं। देखिए जो घटना घटी है, कार्रवाई की जा रही है, गलत तो गलत कहेंगे, जो भी घटना किया गलत किया है, जो भी किया होगा वो बचेगा नहीं। उसकी जांच चल रही है, जांच होगी और इस सरकार में आप जानते हैं कि कोई बचता नहीं, कोई भी हो। वो तो कुछ भी बोल रहे हैं भाई, चुनाव लड़ रहे हैं तो आप जानते हैं कौन क्या बोलता है। उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, समय बता देगा। बिहार में 40 से 40 चुनाव जीत रहे हैं तो उधर हम नहीं बोलना चाहते, आलोचना नहीं करना चाहते, क्योंकि चुनाव का मामला है, कुछ भी बोल सकते हैं, उसे क्या लेना चाहते हैं। अपने मुंह से कहना कहते रहे, मुंह से कहने से होगा तो समय बताएगा। जनता ना जनता ना फैसला लेती है। योगी की तुलना रावण से कर रहे हैं। हाँ, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराज ने खाना पकड़ने का बयान दे रहे हैं। योगी की तुलना रावण से कर रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को बधाई दी है और इसके साथ ही कहा है कि चिराग पासवान के मामले में कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले मैं उनको हार की बधाई देता हूं। चिराग पासवान ने कहा है कि चौथे फेज तक 300 और 5वें छठे फेज तक 400 से ज्यादा सीट लेकर चिराग जी को आप लोग द्वैत पे जाएंगे। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं और भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं और भी लोग हैं जो हरा रहे हैं। तो मेरे साथ नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।